जैसा कि मैं समझ पाया हूं, मैंने बिल के सारे प्रावधान को ठीक से नहीं समझा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है मोटा मोटी इससे काफ़ी मदद मिलनी चाहिए। पुराने कानून से ये कितना अलग है? पुराने कानून से शायद इसमें सख्ती ज़्यादा बरती गई है, तो एक तो इससे लोग थोड़ा ज़्यादा डरेंगे और शायद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे लोगों को इसके इम्प्लीमेंटेशन में सहायता मिलेगी, तो ये भी थोड़ा बेहतरी है। ये एक पहलू है उसका, लीक्स रोकने का। उम्मीद रखता हूँ इससे रुक जाएंगे। एक दो पॉइंट्स पे आप ऐसा प्रकाश डाल पाएं जो पहले से बेहतर हो रहा है इस वक्त, जिससे पेपर लीक ना हो? मेरे समझ से जो एक समिति बनाई है कमिटी नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में, उसमें मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि नीलेकनी साहब खुद इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, दक्ष भी हैं, और लोग भी इसमें हैं ठीक ठाक। तो ये लोग टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ ऐसा विकल्प निकालेंगे जिससे कि ये लीक्स सरलता से न हो पाए, कठिन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने भी एक लेख लिखा है जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके समझाया कि कैसे बड़े आसानी से रोका जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो लोग इससे बेहतर ही कोई रास्ता निकालेंगे। क्या इसके लागू होने के बाद परीक्षा प्रणाली पर एक बेहतर असर होने की उम्मीद नज़र आती है, या फिर एक तरीके से सरकार फिर एक नया एक छोटा सा कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जहाँ तक प्रक्रियाएं जुड़ी हैं इस प्रकार के परीक्षा को लेकर, उसमें सुधार आएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। परंतु जो पद्धति है परीक्षा की, भारत सरकार ने खुद ही अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इतने अच्छे उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं, इतने अच्छे प्रस्ताव रखे हैं, जिससे भारत का इन क्षेत्रों में भला हो सकता है। न जाने क्यों हम उनको नकार कर और इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की पद्धति को अपना रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से विनम्रतापूर्वक कि अपनी ही बनाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से परीक्षाओं के बारे में दिया है, थोड़ा उस पर गौर करें, भला होगा। नई शिक्षा नीति का आपने जिक्र किया। नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अभी तक कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, नई शिक्षा नीति से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, अवगत हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें जो दिया है ये वही सुधार हैं जिनको मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में उत्पन्न किया था, लागू किया था और उनके साथ प्रयोग हुए थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति ने इनके बारे में कहा है, प्रिस्क्राइब किया है, अगर उस रूप में हम लागू करें तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा। कष्ट की बात यह है कि कहीं हम धरती पर इतनी अच्छी बात को उतारने में थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं, यूजीसी, एआईसीटी, इन लोगों ने अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया है। अभी भी देर नहीं हुई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस पे हम ध्यान दें तो। क्या है उदाहरण के तौर पे जो आपने रिफॉर्म्स की बात करी, जो आपने भी लागू किए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आए, एक दो उदाहरण देके समझा पाए आप? देखिए, सबसे पहली चीज, उसके 4 मोटे मोटे स्तंभ हैं। पहला स्तंभ कि हद से ज़्यादा मत पढ़ाओ, और दूसरा कि स्किल्स और नॉलेज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि अगर आप गणित में नॉलेज ले रहे हैं तो गणित से जुड़ी उत्पन्न जो स्किल्स हैं उसको बच्चे को ग्रहण कराइए। हम क्या कर रहे हैं, वो गणित पढ़ रहा है, अच्छा उसको कारपेंटरी सिखा दो, उसको ये सिखा दो। ये स्किल तो वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ले सकता है। आप नॉलेज बेस्ड स्किल्स कराइए। नॉलेज एंड स्किल्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भारत की पुरानी प्राचीन काल की जो परंपरा रही है वो यही रही है। स्किल्स और नॉलेज ऊंचे दर्जे के उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्राचीन काल में, ईसा मसीह से पहले से ये रही है। हम खुद भूल गए हैं। एनईपी भी इस पे जोर दे रही है। तीसरी चीज एनईपी कहती है कि भाई कम पढ़ाओ, हद से ज़्यादा मत पढ़ाओ, और उसको प्रोजेक्ट बेस्ड और अपने पाठ्यक्रम को समाज की चुनौतियों और आवश्यकताओं से जोड़ो। हम कर ही नहीं रहे हैं। हम जब लागू करने जा रहे हैं तो हमारी जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस,
ये दिशाहीन सी हो गई हैं, इससे भारत की हानि हो रही है। ये फॉर्मेलिटी के तौर पे एनईपी लागू हो रहा है, एनईपी का जो असली ध्येय है वो नहीं लागू हो रहा। जिस तरीके से एनडीए का पुनर्गठन किया जा रहा है, क्या हम मानकर चलें कि आने वाले दिनों में परीक्षा फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा? देखिए, फुल प्रूफ तो कौन कह सकता है, भूल कहीं भी होती है, अच्छी अच्छी संस्थाओं में, अच्छे अच्छे देशों में भी हो सकती है भूल। हाँ, सुधार आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज डिविनिटी इन सिंप्लिसिटी, सरलता में प्रभुता है। कीप थिंग्स सिंपल। एनईपी ने सिंपल तरीके से समझाया है, उसको लागू करो, काफ़ी सारी समस्याएं अपने आप अदृश्य हो जाएंगी। हाल फिलहाल के वर्षों में शिक्षा में जिस तरीके से स्किल एजुकेशन को जोड़ा गया है, उससे आपको क्या लगता है छात्रों का भविष्य कितना निखर रहा है? ना, उसी के बारे में मैं कह चुका, मुझे बड़ी तकलीफ है। ये स्किल्स एनईपी के ध्यान में नहीं थे जब उसने रेकमेंड किया कि स्किल्स और नॉलेज को जोड़ के चलो। जैसे मैं एक सरल उदाहरण दे रहा हूँ, आप कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का जो स्किल है, कोडिंग का, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, इसको गणित से जोड़िए उस प्रकार से जैसे प्राचीन काल में ईसा मसीह से 200 साल पहले पिंगल जनाब ने जोड़ा था संस्कृत कविता के माध्यम से। नॉलेज, छंद और स्किल्स ऑफ कोडिंग, ये उससे उत्पन्न होते हैं। ये कोई करा ही नहीं रहा है। इससे हमारे बच्चे बहुत दक्ष हो जाएंगे, लेकिन हम कर नहीं रहे। वो संस्कृत भी पढ़े चाहे गणित पढ़े, उसको कारपेंट्री और पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो जिसके लिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। उससे हमें बचना चाहिए। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, कमेटी बन रही है, आपको लग रहा है कि मौजूदा दौर में एजुकेशन और हायर कॉलेजेस जो हैं, वहाँ कुछ ना कुछ एक ऐसी कमी है जिसको अभी तक सरकार या समाज रेक्टिफाई नहीं कर पाया? ये तो देखिए, एक ऊंचे किस्म की समस्या है। भारत के सामने ये चुनौती है। ये जो मकसद है यहाँ पर करप्शन का, हमारे संस्थाएं थोड़ा करप्ट हो गई, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पूर्ण रूप से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन अगर बार बार पेपर लीक हो रहा है तो जो संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, जो भी हो, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ढीलापन, ऑल्सो थोड़ा लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी मुझे लगता है। तो इसको तो सुधारना चाहिए, नहीं तो भारत की हानि हो जाएगी। देखिए, 2024 में पहले ही यह कानून बन चुका था। यह उसको बेहतर करने का एक प्रक्रिया है। पहले से ऑलरेडी उसमें जो दंड लिखे हुए थे, जो प्रक्रियाएं लिखी हुई थी, उन सबको जो इस 2 साल के दौरान शासन को ये पता लगा, सरकार को ये पता लगा कि ये कमियां हैं, इनको और दूर करें और इनको प्रभावी बनाएं। इसके लिए दंड के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, सजाओं के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, और साथ ही हर प्रक्रिया की नियत अवधि भी फिक्स कर दी गई है, जिससे ज़्यादा प्रभावी होगा और ज़्यादा तर्कसंगत भी होगा। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रख करके इस कानून को बनाया गया है। सर, पुराने कानून से यह कितना अलग? ये कई मायनों में अलग है। पुराने कानून ने जो उस समय की समस्याएं थी उसको ध्यान में रख करके बनाया था, और अब जो उसके बाद जो इस पेपर लीक जो नीट का हुआ विशेष रूप से, उसमें जो बातें सामने आई, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर सर्विस प्रोवाइडर होगा तो उसको ब्लैकलिस्ट कब करेंगे? पहले ये समय 4 साल था, वो 8 साल हो गया है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड लीक होगा तो उसमें हम सजा बढ़ा देंगे, उसमें 1 करोड़ से लेके फाइन 10 करोड़ कर देंगे। तो ये जो कई बातें उस समय चल रही थी, उससे लगा कि लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अभी भी सुधरे नहीं हैं, तो उनको और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई और करने का प्रयास किया गया। फाइन भी आर्थिक रूप से उनको नुकसान हो, इंडिविजुअल के लिए भी कहा गया है। 10 लाख था तो 50 लाख, मतलब हर जगह आर्थिक रूप से भी और जो दंडात्मक कार्रवाई है, दोनों ही कार्रवाइयों को बढ़ाया गया है। समय सीमा तय की गई है, और समय सीमा तय करने में ये भी ध्यान रखा गया कि हाईकोर्ट में अगर अपील भी हो तो उस अपील को भी हम लोग समय सीमा के अंतर्गत तय कर लें। यह ज़्यादा प्रभावी है, और लगभग अगर कोई लीक हो जाता है तो उसके लगभग सारे दुष्परिणामों को कवर करने का प्रयास किया है इसमें। सर, इसके लागू होने के बाद परीक्षा प्रणाली पर कितना असर होगा? देखिए, उसके लिए उन्होंने एक नई कमेटी बनाई है, जो नंदन जी की अध्यक्षता में है, 5 सदस्यों की। और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है कि ये जो कानून है, ये घटना होने के बाद इसका प्रयोग होगा। अगर ये घटना ही ना हो,
घटना को रोकने का जो तरीका है वो नंदन जी वाली कमेटी किस प्रकार से तकनीकी व्यवस्था को चेंज करेगी, किस प्रकार से हम लोग ये जो नीट की व्यवस्थाएं हैं उसको हम बेहतर कर पाएंगे। जैसे अभी नीट में केवल एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, और बस उसके आधार पर उसका पूरा भविष्य निश्चित हो जाता है। वो 3 घंटे या जो 4 घंटे हैं, केवल उससे एक आदमी का डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा तय हो जाता है। अन्य जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उसमें एक से ज्यादा परीक्षाएं होती है, तब उनका जोड़ मिल करके परीक्षाएं होती है। तकनीक का प्रयोग यानी कंप्यूटर एडेड जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जी ने पहले से ही कह रखा है। उस बात को भी अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो राधाकृष्णन कमेटी ने कही है वो ये कही है कि एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर होगा, और उन्होंने एक और बात कही थी कि ये क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग परीक्षा केंद्र के पास ही हो। ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू रहा है, वहां मैंने इन दोनों ही बातों का प्रयोग किया और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। इग्नू में पेपर लीक अब नहीं होता है। तो इनक्रिप्टेड जो क्वेश्चन पेपर का ट्रांसमिशन है उसमें हम लोग एक दिन पहले भी क्वेश्चन पेपर भेज देंगे उनके पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और वो पासवर्ड उसके 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अगर देंगे उनको तो वहां प्रिंट हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है उससे शायद पेपर लीक बेटर कंट्रोल होगा, और तकनीकी रूप से शायद और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ठीक है, थोड़ा बहुत उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वहाँ कोई बताया ना कि वहाँ 6 पेपर पास होगा तब जाके उसको फायदा होगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही पेपर है, वही महत्वपूर्ण है, और उसके लिए उसको पूरे का पूरा तंत्र पर ध्यान देना पड़ेगा, और सारा तंत्र उसी पर फोकस करता है, और वो भी सोचता है कि अगर ये 3 घंटे निकल गए तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये जो भाव है उस भाव को ये नियंत्रित करेगा अगर हम उसके ट्रांसमिशन और प्रिंटिंग इन सब बातों पर ध्यान दें। और शायद ये जो नई कमेटी बनी है नंदन जी की, जो टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस के निदेशक रहे हैं, तो किस प्रकार से तकनीकी का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे, ये यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। सर, नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव देखने को मिला? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में शुरू हुई और तब से अब तक लगभग 6 साल हो गए। आज शायद आज नहीं, आज ही है शायद, आज नहीं कल है, 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके हर जगह पर बातचीत चल रही है, कैसे उस पर हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। उसने शिक्षा को स्किल से जोड़ने का प्रयास किया है, उसने शिक्षा में विकल्पों को बढ़ाने की बात कही है, उसने शिक्षा में नवाचार को बढ़ाने की बात कही गई है। हम लोग अभी तक क्या करते थे, किसी भी एक विषय को पढ़ाते थे और उसी एक विषय को लगातार तक पढ़ाते जाते थे। अब ये कहते हैं नहीं, एक से ज्यादा विषय पढ़ेंगे तो उससे आपके मस्तिष्क की शक्ति का विकास होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पाश्चात्य देशों में नवाचार बढ़ाने के लिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस ये किया गया है, और ये नया एनईपी यही बात कह रहा है। और इसमें ये भी बात कही गई है जो शिक्षा पे हम लोग का बहुत पैसा खर्च हो रहा है। जैसे मान लिया बीकॉम अगर आपको करना है, और बीकॉम में अगर आपने 17 पेपर पास कर लिए, 18 नहीं पास किया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में कहते हैं नहीं, अगर आपने पहले साल के पेपर पास कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल के पास कर लिए तो डिग्री डिप्लोमा दे देंगे, और 3 साल के करेंगे तो डिग्री दे देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है जिससे कि राष्ट्र का जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, उसका समय भी वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, 3 साल पढ़ने के बाद एक पेपर फेल होने के बाद उसका 0 डिग्री हो जाता है। तो ये नई शिक्षा नीति की बहुत बड़ी देन है। नई शिक्षा नीति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की बात कही है, नई शिक्षा ने डिजिटल एजुकेशन की बात कही है, नई शिक्षा ने स्वयं प्रभा और समर्थ स्वयं प्लस, जिसमें कि एक कोर्स पढ़ करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो कोर्स आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, पीपीटी बनाने के संबंध में हो सकता है, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर किया जाए उस कोर्स के बारे में हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये अब बार बार हमारी नई शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रही हैं। आज हमारे पास स्वयं में लगभग 18,500 कोर्सेज हैं और 6 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। क्या है, एक कोर्स कर लीजिए, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, निःशुल्क है, भारत सरकार दे रही है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये निश्चित रूप से हमारे इस वातावरण को बेहतर करेंगी और एनईपी को और भी इफेक्टिव और सफल बनाएंगे। सर, एनईटी का जिस हिसाब से पुनर्गठन किया जा रहा है, क्या मानकर चले कि आने वाले समय में एनटीए का तो फुल प्रूफ हो जाएंगी? निश्चित रूप से। देखिए, ये 2017 में शुरू हुआ था, 18 में संयोग से इसका जो फर्स्ट उद्घाटन था वो मेरे सामने ही हुआ था। तो वो उस समय जिस स्थिति में था और आज जिस स्थिति में है, उस समय केवल 2-4 परीक्षाएं, 6 परीक्षाएं करता था। अब ये परीक्षाएं कितनी ज्यादा कर रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। इवन नीट में भी उनको भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करना पड़ा, और सारे
क्वेश्चन पेपर जब ट्रांसलेशन होंगे तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन होगा और ये क्वेश्चन पेपर उतने लोगों के बीच से गुजरेगा। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर अभी नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और शायद ये नई जो तकनीकी आएगी उसमें ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई और एआई के आधार पर उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। शायद हो सकता है मैनुअल इंटरवेंशन वहाँ ना हो तो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे। इसीलिए शायद नंदन जी को उस कमेटी में रखा गया जो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसरो में के जो पहले राधाकृष्णन जी थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी काम किया है, उनके बहुत से इनपुट्स अभी भी यूजफुल हैं। तो दोनों मिलाकर के आगे बिल्कुल व्यवस्था बेहतर होगी और फुल प्रूफ भी हो जाएगी। और एक अंतिम क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल के वर्षों में शिक्षा में जिस तरीके से एजुकेशन को जोड़ा जा रहा है उससे आपको क्या लगता है छात्रों का भविष्य कितना निखर रहा है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पहले छात्र केवल एक विषय पढ़ता था, अब उससे कहा गया कि नहीं, आप 3 विषय पढ़िए, 2 विषय पढ़िए, 4 विषय पढ़िए। मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस हो गया है और उसका डायरेक्ट आपके दिमाग पर असर पड़ेगा कि आप क्रिएटिव हो जाएंगे, इनोवेटिव हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। इसीलिए जब आप प्रधानमंत्री जी या आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नए उद्योग शुरू हो रहे हैं, नए उद्यमी शुरू हो रहे हैं, अब लोगों का मन रोजगार नौकरी करने के लिए प्रभावित नहीं होता। जब हम लोग भी पढ़ाते थे बच्चों को तो उसमें बहुत से बच्चे कहते नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना उद्यम स्थापित करना है।